अगर आप CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2026 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ग्रामर को लेकर के थोड़ा भी टेंशन है ना, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखो, इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करो जिस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम 10 ईयर के लास्ट 10 ईयर के जो भी हमारे ग्रामर के क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें अपने एग्जाम के अंदर जो ग्रामर होती है उसको किस तरीके से लिखना होता है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आप देख रहे हो आपको मैं बता दूं, ये ईयर 2025 यानी कि 2025 के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा 2025 का CAPF का एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो हमारे ग्रामर के क्वेश्चन थे आज हम उनको सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे फर्दर रिपीट होंगे तो हम कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको शेयर करना अपने और भी फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी लोग जो CAPF एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ का फायदा जो है वो उठा पाए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे CAPF के पेपर 2 के अंदर ये बात तय है कि 6 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ग्रामर का ही होगा। ठीक है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मतलब ग्रामर का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है कि रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, मतलब कि जिस तरीके से आपको कहा जाएगा उसी तरीके से आपको सेंटेंस को क्या करना है, रीराइट करना है, मतलब कि वापस से लिखना है। ठीक है ना। चलो अभी हमारे पास क्वेश्चन आता है क्या, 6 का ए, मतलब 6A का 1 पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। आई होप कि आपको स्क्रीन पूरी विजिबल होगी और दिख रही होगी सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि चेंज द वॉइस, यानी कि हमें क्या करनी है, जो वॉइस है ना उसको चेंज करना है। अब देखो वॉइस क्या होती है, आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस दो तरीके की हमारी वॉइस होती है। तो अब होता क्या है कि जब भी आप एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको पता कैसे लगता है कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है ना, तो वहां पर हमारे पास एक आती है टेंस। क्या आता है हमारे पास, टेंस। अब जो हमारे टेंस मतलब कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, अगर वो क्या कर रही है, टेंस के रूल को फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस में है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वी क्या है, अगर आप देखोगे तो वी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, इलेक्टेड क्या हो जाएगा वर्ब, एंड हिम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो तीन चीजें एक टेंस के अंदर होती है, एक सेंटेंस के अंदर होती है, तो हमें पता लगता है कि हाँ जो सेंटेंस के रूल को, टेंस के रूल को फॉलो कर रही है, उसके अंदर हमें ये पता लगता है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो सेंटेंस के रूल को, टेंस के रूल को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब भी आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो इसके लिए क्या करते हो, क्या इसके टेंस में चेंज करते हो, मैं बोलूँगा नहीं। आप कभी भी जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओगे ना तो टेंस में कोई चेंज नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो टेंस के साथ आप एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो हमारी टाइम होती है, टाइम के अंदर भी कोई चेंज नहीं होता। और जो आपका सेंटेंस, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा। यानी कि जो टाइप ऑफ टेंस हो गया, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया ना, तो टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर भी आप क्या नहीं करोगे, चेंजेस नहीं करोगे। टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर भी आप चेंजेस नहीं करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाओगे तो टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम चेंज नहीं होगा और जो टाइप ऑफ सेंटेंस है ये भी चेंज नहीं होगा। तो फिर सर हम पैसिव बनाएंगे कैसे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम पैसिव बनाएंगे कैसे। तो आपको मैं बताता हूँ कुछ रूल जिसके हिसाब से आप पैसिव बना सकते हो। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो, किसी भी एक्टिव सेंटेंस का पैसिव जब आप बनाओगे तो पैसिव के लिए रूल क्या होता है कि आपको एक एक्सुलरी वर्ब लिखनी होती है। ठीक है ना, एक एक्सुलरी वर्ब लिखनी होती है और उस वर्ब के साथ आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। बाकी रूल आप पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में दो चीजें तो कॉमन है जो कि आएंगे। पहला एक्सुलरी वर्ब और उसके साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आएगी ही आएगी। अब देखो जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बेसिक सा रूल है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, ऑब्जेक्ट कौन सा है, अगर आप देखोगे तो हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हिम को हम सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो हिम को सब्जेक्ट के तौर पर क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद मैंने क्या बोला कि एक्सुलरी वर्ब लगानी है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो हमारा टेंस है, जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है जिसको हम चेंज द वॉइस में पढ़ रहे
रहे हैं। ये किस में दिया गया है, पास्ट एंड डेफिनेट में। और पास्ट एंड डेफिनेट में दिया गया है, हमने क्या बोला कि टेंस को चेंज नहीं करना, मतलब ये पास्ट में ही रहेगा, पास्ट का टेंस पास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पर हम एक्सुलरी वर्ब में क्या यूज कर सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर हम एक्सुलरी वर्ब में वॉज यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पास्ट में ही रखना है चीज़ों को। तो ही वॉज, उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्सुलरी वर्ब हो गया। अब हमें मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, इलेक्ट। इलेक्ट का मेन वर्ब का अगर आप थर्ड फॉर्म देखोगे तो क्या आएगा, इलेक्टेड ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्टेड, क्या लिख सकते हैं, इलेक्टेड। तो अब हो गया ही वॉज इलेक्टेड, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सेम टू सेम आप लिख सकते हो। तो ही वॉज इलेक्टेड द कैप्टन, ठीक है, द कैप्टन ऑफ द कैप्टन ऑफ द टीम, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, याद रखना, कैप्टन ऑफ द टीम। एंड यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जो सब्जेक्ट पहले का होता है उसको ऑब्जेक्ट बना के आपको जोड़ना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप एक प्रेपोजिशन यूज करते हो जो कि आपका होता है बाय, और यहाँ पर वी को हम क्या करेंगे, अस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से अगर आप वी इलेक्टेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम को अगर आप वॉइस में चेंज करोगे तो आप ही वॉज इलेक्टेड द कैप्टन ऑफ द टीम बाय अस क्या कर सकते थे, हम लिख सकते थे। अगर ऐसा आप लिखते या फिर इस तरीके से आप लिखोगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अगेन हम इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू, कह रहा है कि टू और टू का यूज करके आपको सेंटेंस को क्या करना है, वापस से लिखना है। अब जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, आपके दिमाग में एक चीज़ जो है वो हिट करनी चाहिए। वो हिट क्या करनी चाहिए कि सर ये जो टू हमारा होता है ना, ये टू क्या होता है, आप देखोगे टू सर हमारा होता है एडवर्ब, और एडवर्ब के बाद आता क्या है, आप बोलोगे सर एडजेक्टिव आता है। लेकिन सर ये हमें याद कैसे होगा, देखो कोई भी चीज़ जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो याद नहीं होती ना, उसका सिंपल सा एग्जाम्पल होता है, सिंपल सा तरीका होता है कि आप क्या करो, उस चीज़ को एग्जाम्पल बना के याद किया करो। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टू वीक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टू वीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, वीक क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हो गया, और इसके पहले टू क्या आया, एडवर्ब आ गया। जैसे मैं लिखूँ टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग भी तो लिख सकता हूँ ना, टू स्ट्रॉन्ग भी लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया वो सर एडजेक्टिव हो गया, और टू हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इस तरीके से अगर आप एग्जांपल लेके याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो टू हमारा एडवर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, ये चीज़ कंफर्म हो गई। उसके बाद से हमारा आता है टू। देखो एक टू है टी डबल ओ वाला, एक हमारे पास टू है जो कि टी ओ वाला है। अब देखो इस टू के बारे में मैं आपको क्या बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा टू प्लस बी वन, जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल सर दे दो, याद हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ टू गो, पढ़ते हो ना टू गो, तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है, मतलब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इस टू के बाद आपको क्या करना है, एडजेक्टिव यूज करना है। मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, इसका मतलब कि आप इस सेंटेंस को भी एक्चुअल में रीराइट कर सकते हो। तो आते हैं देखते हैं कि एक्चुअल में से हमें रीराइट करना कैसे है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ही इज सो वीक, ठीक है, इसने बोला है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। अब इसी को हमें क्या करना है, टू और टू का यूज करके रीराइट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल जैसे इसने लिखा है ना। अच्छा वहाँ पर मैं बता दूँ, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना होगा, तो कभी भी इसके चक्कर में मत पड़ना कि यहाँ पर जो स्पेस दिया है उसमें आप भरो और फिर आगे निकल जाओ। वहाँ पर लिखना, रीराइट का मतलब ही होता है लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि ही इज, अब देखो सो को हमें चेंज करना है टू के साथ, तो मैं लिखूंगा ही इज टू, ठीक है, और टू के बाद क्या आएगा, मैंने बताया टू एडवर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा, तो वीक हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ही इज टू वीक, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाकी सब कुछ हट जाएगा, हो जाएगा ही इज टू वीक टू स्टैंड, ठीक है, यही तो होगा ना, ही इज टू वीक टू स्टैंड, क्योंकि स्टैंड क्या हो गया, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो जो चीज़ें हमने पढ़ी, जो चीज़ें हमने जानी, वो हमने यहाँ पर देख लिया कि टू के साथ हमें क्या करना है, एक एडजेक्टिव यूज करना है जो कि वीक आ गया, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आप इसे रीराइट करते हो तो आप लिख सकते हो ही इज टू वीक टू स्टैंड। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस चीज़ के लिए, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड वाले ऑप्शन पे। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक बार बताना आप कि ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपको समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि अगर मैं इसके लिए पीडीएफ वगैरह बनाने जाता तो यार टाइम लगता है, और आप सभी को पता है कि जो सीएपीएफ का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, और अभी आप जो वीडियो देख रहे हो तो एफकेट का भी एग्जाम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने पीडीएफ ज़्यादा बनाया नहीं है, मैंने डायरेक्ट पीवाईक्यू लिए हैं और उन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है
यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है और बोल रहा है कि यूज द करेक्ट टेंस। कह रहा है कि करेक्ट टेंस का आप यूज करो, ठीक है ना। देखो टेंस से क्वेश्चन आते हैं, टेंस का यूज करने के लिए पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आप जब भी इस वर्ड को देखोगे सिंस 2011, जैसे आपने सिंस और फॉर देखा, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर सिंस और फॉर जो है ना वो कब यूज होता है, जब आप बात करते हो किसकी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी, तो जब आप बात करते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वगैरह की जब आप बात करते हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि यहाँ पर आप प्रेजेंट का भी परफेक्ट यूज कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट का भी परफेक्ट यूज कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप चाहो तो यहाँ पर पास्ट का भी परफेक्ट यूज कर सकते हो। अगर आप प्रेजेंट का यूज करोगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर हैज आएगा या फिर हैव आएगा, और उसके साथ क्या आएगा, बिन वगैरह आएगा, और बिन के साथ आप वर्ब में आईएनजी जोड़ोगे। पास्ट में क्या आएगा, पास्ट में आप देखोगे तो सर यहाँ पर हैड आ जाएगा, ठीक है, और हैड के बाद बिन आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको सिंस या फॉर दिखता है तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे जाते हो, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट दोनों आ सकते हैं। अगर प्रेजेंट आएगा तो हैज या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी, और अगर पास्ट की बात करोगे तो हैड प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब इसी चीज़ को हमें लिखना है। अब लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान रहे लिखने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर सिंस 2011 है तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको बेसिकली पास्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, इसको हम पास्ट के अंदर कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो अगर मैं पास्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करूँ तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी, ठीक है। अब सी के अकॉर्डिंग अगर मान लो आप प्रेजेंट में लिख रहे हो तो हैव मत लिखना, हैज लिखना, ठीक है ना। लेकिन मैं पास्ट में लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर हैड भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, सी हैड, ठीक है, सी हैड बिन, ठीक है, सी हैड बिन लिविंग, ठीक है, सी हैड बिन लिविंग इन दिस कॉलोनी, ठीक है, इन दिस कॉलोनी, और कितने थे, तो आप देखोगे इन दिस कॉलोनी सिंस 2011, ठीक है ना, सिंस 2011। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आप तीसरे क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि आपको करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करना है। अब देखो करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करना है, आप सभी को पता है कि अक्वेंटेड के साथ हमारी कौन सी प्रेपोजिशन आती है, विद प्रेपोजिशन आती है। अब देखो मेरे पास यहाँ टाइम कम है, ठीक है, और बहुत हौच पौच हो जाएगा अगर लिखो तो, इसलिए मैं जब लिख ही देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। आप भी यहाँ पे बिल्कुल फिल करके मत आना, देखो मेरे पास ऑप्शन है, मैं कर सकता हूँ फिल, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि आपको भी लिखना है वहाँ पर। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे आप लिखना है इसमें कि सम ऑफ द पीपल, ठीक है, सम ऑफ द पीपल, उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आर नॉट, फिर आ जाएगा आपका क्या, अक्वेंटेड, ठीक है, अक्वेंटेड, और एक्वेंटेड के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगी, जैसे कि मैंने बताया, तो एक्वेंटेड के साथ प्रेपोजिशन आएगी विद, कौन सी प्रेपोजिशन, तो विद प्रेपोजिशन आ जाएगी द नॉर्म्स, द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप भी एग्जाम में अपने आंसर को लिखोगे। बिल्कुल ऐसा नहीं कि समय कम है और आप वहां पर फिल करके आ जाओगे। आपने देखा होगा पेपर 2 में भी निगेटिव मार्किंग होती है, तो जो लोग ऐसे ही भर के आ जाते हैं ना, उनके निगेटिव मार्किंग में नंबर चले जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको ना फिल इन द ब्लैंक्स करने, मतलब ब्लैंक्स को भरने हैं विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन के साथ आपको क्या करना है, इस चीज को भी फिल करना है। पूछ रहा है कि व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट लंदन, कह रहा है कि जब ट्रेन है ना वो लंदन में कब पहुंचेगी। अब देखो गेट इनटू लगाओगे गलत हो जाएगा, ठीक है, गेट इनटू लगा दोगे गलत हो जाएगा, फिक्स प्रेपोजिशन है, गेट टू लंदन होगा, गेट टू लंदन का मतलब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कि व्हाट, ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर व्हाट, फिर आएगा क्या आपके पास टाइम, फिर आएगा यहाँ पर डज, व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन, ठीक है ना, डज दिस ट्रेन। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जैसे इसने दे रखा गेट, तो आप गेट लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से एक फिल इन द ब्लैंक्स बनाओगे, इसमें आप लिख दोगे टू और यहाँ पर लिख दोगे लंदन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, रीराइट द सेंटेंस में क्या होता है कि आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना होता है, और वो ये है कि अगर यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो आपको भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो ये चीज़ आप करके इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है ना आपको, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ते हो, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब भी आप इनडायरेक्ट बनाते हो किसी भी डायरेक्ट का, तो उस टाइम पर आपको 3-4 चीज़ें होती हैं जो अभी आपने ऊपर देखा होगा ना, वॉइस में चेंज नहीं होती थी, टाइम, टेंस एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें जो है ना वो आपकी चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, यहाँ पर तीनों ही चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप इनडायरेक्ट वगैरह बनाते हो या डायरेक्ट बताते हो, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा, टाइम के साथ जो यहाँ पर टेंस आएगा, और टेंस के साथ मान लो अगर कोई प्लेस वगैरह आ रहा है, जैसे हेयर का देयर करते हो ना, तो अगर कोई प्लेस वगैरह आ रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, याद रखना, ये तीनों ही चीज़ें, एक मिनट रुक जाना, ये तीनों ही चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल से चेंज हो जाएंगी। तो इनको आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो जब भी आप देखोगे इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होंगी, चेंज होंगी ही होंगी, ठीक है ना। ये तीनों ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें चेंज कैसे होता है। जैसे कि क्या होता है, आपको एक मैं चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी यहाँ पर सैड टू होता है ना, उस सैड टू को हमें टोल्ड में बदलना होता है। यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जब लास्ट में होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ये नॉर्मल सा रूल है, मुझे पता होगा, आपको आता होगा। हम यहाँ पर PYQ कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम चेंज करें तो चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सेट टू को टोल्ड में करना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ही, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टोल्ड, और सेट टू चेंज हो गया है, यानी कि अब हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे ही टोल्ड मी। क्या लिखेंगे, ही टोल्ड मी। अब ये जो कमा और इन्वर्टेड कमा है ना, इसको हम रिप्लेस करते हैं किसके साथ, तो दैट के साथ। किसके साथ रिप्लेस करते हैं, दैट के साथ। अगर मान लो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो इफ या वेदर के साथ चेंज होता, ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये दैट के साथ चेंज होगा। फिर आगे क्या लिखेंगे, जैसे ये आई है तो मैंने क्या बताया, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब यहाँ पर ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आई का क्या हो जाएगा, आपको लिखना होगा ही, लेकिन ये स्मॉल में होगा, कैपिटल में मत लिख देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो छोटी छोटी गलतियाँ भी आपके नंबर ले सकती हैं, मतलब काट सकती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ही टोल्ड मी दैट ही, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला कि टाइम, टेंस और प्लेस तीनों में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पर पास्ट में है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें पास्ट में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ही, और यहाँ पर देखो अगर ये डोंट है और मतलब निगेटिव है, तो यहाँ पर आपको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो डू का क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट। अब बिलीव का तो बिलीव ही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो बिलीव का हम क्या लिखेंगे, बिलीव ही लिखेंगे। और यू का क्या हो जाएगा, याद रखना, यू जो होगा वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ, और फिर हमें यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी, ठीक है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो यहाँ पर याद रखना कि एक्टिव से पैसिव में आप टाइम, टेंस, प्लेस में चेंज नहीं करते, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप इन तीनों ही चीज़ों में चेंज करते ही करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये हमसे कह रहे हैं कि ही हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क लास्ट मंडे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। अब देखो आपने पढ़ा होगा, जब भी आप लास्ट, मंडे, अगो, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो, उसका मतलब होता है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में तो हैज़ आता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस का सिंपल पास्ट लिखना होगा, और इसका सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा, ही कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, तो याद रखना हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही कंप्लीटेड, ठीक है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है, ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट मंडे, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, लास्ट ऑन मंडे कर देते हैं, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट मंडे को मंडे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हो देन आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क लास्ट मंडे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही रोड अ गाउडी ड्रेस, ही वोर अ गाउडी ड्रेस। इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग में चेंज करना है। देखो क्वेश्चन टैग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी चीज़ें आप क्वेश्चन टैग के लिए क्या करना, मेरे कहने पे ध्यान में रख लेना, ठीक है।
क्वेश्चन टैग में क्या ध्यान में रखना है आपको, क्वेश्चन टैग में ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाओगे तो उसमें क्या होगा, 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले क्या आएगा, आपके पास आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, एक तो आएगा आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, नॉट। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। कब, जब वो सेंटेंस पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर नॉट ऑलरेडी होगा, तो आपको नॉट लगाने की नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके के सेंटेंसेस में नॉट आएगा। और नॉट के बाद फिर क्या आएगा, आपका एक आएगा प्रोनाउन। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन टैग बनाओगे तो ऑक्सिलरी वर्ब लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर प्रोनाउन लिखोगे, और उसके बाद एक साइन ऑफ इंटरोगेशन भी यूज़ करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो पहले तो हम इसे लिखेंगे, क्योंकि हमें तो लिखना ही पड़ता है जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हो। तो जैसा इसने बोला है वैसा तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ही वर अ गाउडी, ठीक है। तो हमने लिख लिया ही वर अ गाउडी, फिर यहाँ पर लिख लिया ड्रेस, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अपना क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्वेश्चन टैग में क्या ऐड करना है, जैसे मैंने बताया ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस सेंटेंस को देख के आपको क्या लग रहा है, इस सेंटेंस को देख के आपको लग रहा है ना कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, और पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी हमारा डिड, यही तो आएगी। पास्ट एंड डेफिनेट में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है नॉट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नॉट। अब पूछ रहा है प्रोनाउन, प्रोनाउन किसका, ही का, तो ही का प्रोनाउन तो ही होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ही, और लास्ट में क्या लिख देंगे, तो कुछ इस तरीके से। तो अब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया कि ही वोर अ गाउडी ड्रेस, डिडंट ही। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। देखो क्वेश्चन टैग मैं बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही करने का आपको भी मैं तरीका बता रहा हूँ, यही करना। जब भी क्वेश्चन टैग आए दिमाग में होना चाहिए कि एक ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है, नॉट के बाद हमें प्रेपोजिशन लगानी है, और फिर प्रेपोजिशन के बाद हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। इतना अगर हम कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन टैग बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ही लॉस्ट हिज बैलेंस फेल ऑफ द बाइसिकल। इसमें कह रहा है कि सप्लाई द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, कंजंक्शन का यूज करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर आपको देख के ही लग रहा होगा कि ही लॉस्ट हिज बैलेंस सो फेल ऑफ विद द बाइक। यहाँ पे देखो सो भी हो सकता है और एंड भी हो सकता है, बट आई विल गो विद द एंड। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं सिंपल सा यही लिखूंगा कि ही लॉस्ट, ठीक है, ही लॉस्ट हिज बाईसाइकिल, ठीक है, सॉरी ही लॉस्ट हिज बैलेंस, ठीक है ना, मतलब उसने अपना बैलेंस क्या कर दिया, खो दिया। एंड, ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा क्या, एंड। अच्छा इसमें हमें ये भी करना होता है, यहाँ पर भी मैंने शायद छोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ऐसा कर लेना, ठीक है। फिर हमारा होता है एंड, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे क्या, कि फेल, और ये हो जाएगा आपका ऑफ द बाईसाइकिल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको करनी ही होती हैं, ठीक है ना, चाहे टाइम कितना भी लगे, कम बचे, आपको लिखना ही पड़ेगा। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ द बाइसाइकिल, ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास और अलग से क्वेश्चन होंगे, इनको पहले करते हैं। इनमें देखने में हमें क्या पता लग रहा है, इनमें कह रहा है कि वी मस्ट ईट, वी कैन नॉट लिव। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि इन दो सेंटेंसेस को आप क्या करो, कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाओ। अब देखो सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसको मैं कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस हमारे 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे। देखो अगर मैं बात करूँ सेंटेंस कितने तरीके के, 3 तरीके के। कौन कौन से सेंटेंस, तो सबसे पहला तो हमारा होता है क्या, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है हमारा, सिंपल सेंटेंस। अब देखो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है सिंपल सेंटेंस का, कि यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे, नो कंजंक्शन। तो अगर कंजंक्शन नहीं है इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। जैसे अगर आप देखोगे वी मस्ट ईट, वी कैन नॉट लिव, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर कंजंक्शन नहीं है, मतलब कि सिंपल सेंटेंस है। फिर दूसरा हमारा टाइप का सेंटेंस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। अब ये जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो जहां पर हमें पेयरिंग देखने को मिलती है, आपने देखा होगा ना ईदर और नीदर और, तो यहाँ पर बेसिकली आपको पेयर्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, पेयर देखने को। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ईदर के साथ, ठीक है, आपने देखा होगा कि सर ईदर के साथ हम क्या करते हैं, और का यूज़ करते हैं, नीदर के साथ नॉर का, बट आल्सो के साथ नॉट ओनली का। तो ये जो पेयर वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हमारे कंपाउंड सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना।
तो कंपाउंड सेंटेंस कौन हो गया, जहां पर पेयरिंग चल रही हो, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला। फिर हमारा एक तीसरा सेंटेंस भी आता है, जैसे कि आपको पता लग गया होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से, कि एक तो हमारा सिंपल कंपाउंड, एक हो गया सिंपल सेंटेंस, एक हो गया कंपाउंड सेंटेंस, और एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना, एक हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इनके अंदर बेसिकली हमारे जो इफ से स्टार्ट होते हैं कई सारे सेंटेंस, जैसे कि यदि बारिश होगी तो मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। ऑल द से कोई सेंटेंस यूज होता है, ऑल द आपने देखा होगा, ऑल द से कई सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो इफ हो गया, ऑल द हो गया, बिकॉज हो गया, ठीक है ना, बिकॉज वगैरह हो गए। तो इन सब से जो हमारे सेंटेंसेस यूज होते हैं या फिर स्टार्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो तीन तरीके के हमारे सेंटेंसेस हो गए। सिंपल सेंटेंस जिसमें क्या हो गया कि कोई कंजंक्शन है ही नहीं। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कि पेयरिंग चल रही है, इधर के साथ और का, नीदर के साथ नॉर का। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो जिसमें कि इफ, ऑल्दो और बिकॉज के साथ सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि हमें सेंटेंसेस को क्या करना है, जोड़ना है बाय द यूज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के यूज से जुड़ेगा। कह रहा है कंबाइन द टू सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस, सॉरी ये कह रहा है कि इसको सिंपल सेंटेंसेस में जोड़ना है। और सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कंजंक्शन यूज होता ही नहीं है। तो अगर कंजंक्शन यूज करे बिना हमको क्या करना है, सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से हम इस सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। अभी आपको पता लगा कि सिंपल सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन नहीं यूज होगा, यानी कि हमें सेंटेंस तो जोड़ना है लेकिन विदाउट यूजिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। तो बिना किसी कंजंक्शन के यूज करे हमें जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं वी मस्ट, ठीक है, वी मस्ट। और ईट का क्या होगा, ईट ही हो जाएगा, वी मस्ट ईट। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, हम टू लिख सकते हैं और टू के आगे लिव लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस ऐड हो गया विदाउट यूजिंग एनी कंजंक्शन। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि बिना किसी कंजंक्शन के यूज करके हमने सेंटेंस को जोड़ दिया, जो कि सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक करेक्ट सेंटेंस हो गया, जो कि हमें रीराइट करके लिख दिया। तो इस तरीके से हमें 10 जो हमारे सेंटेंस थे, उन 10 सेंटेंस को हमें इसी तरीके से क्या होंगे, सॉल्व करने होंगे और लिखने होंगे। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपसे क्या कह रहा है, एक बार हम इसके बेसिकली जो चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डो नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रेजेस। कह रहा है इसमें देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, बाकी सब तो आपको पता है। ये कह रहा है कि जो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म दी गई है ना, जो फ्रेजेस की फॉर्म दी गई है वो आपको चेंज नहीं करनी है। अगर यहाँ पर सिंगुलर है, देखो अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर ये प्लूरल दिख रहा है तो आप सिंगुलर के साथ इसे हेल्ड्स कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर हेल्ड प्लूरल है, ठीक है ना। अच्छा ये प्लूरल कैसे पता लगता है और सिंगुलर कैसे पता लगता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सी हेल्प्स, ठीक है, सी हेल्प्स, ठीक है, अगर मैं लिखूँ तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें हेल्प्स करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ दे और यहाँ पर लिखूँ हेल्प, तो अब ये सही है ना। तो कहने का मतलब अगर हेल्प लिखा होगा, फ्रेजेस में हेल्प लिखा होगा, तो हमें सब्जेक्ट कैसा लेना होगा, प्लूरल ही लेना होगा। ये नहीं कि हम हेल्प को हेल्प्स करके और सिंगुलर सेंटेंस या सिंगुलर सब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को लिख देंगे और वो सही हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम इस तरीके के चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ फिर जाकर के क्या होगी, कहीं ना कहीं सही होगी। तो इस लाइन का मतलब यही था। तो अब देखो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक बार इसने क्या बोला हमसे, इसने बोला हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब क्या होता है, आई थिंक ये 2023 का ऐड हो गया, बट कोई नहीं, मैं आपको 2025 का बताता हूँ। ये 2023 वाले में करेंगे, ठीक है ना। देखो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, रिजेंबल होता है, ठीक है। ऐसे हम देख लेंगे, लुक आफ्टर, टेक आफ्टर, ये सब चीज़ें हमें आती हैं। जैसे लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, किसी की बेइज्जती करना एक तरीके से होता है ना। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे, बट अभी हम 2025 का कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि 2023 का भी कर लें, ये थोड़ा गलत लग गया है। ये 2023 का है एक्चुअली ना। ये जो हमारी आप देख पा रहे हो ये 2023 एग्जाम का है। हम 2025 का भी करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको 2025 का दिखाता हूँ। तो ये है हमारे 2025 का जो हमारे पास ईडियम एंड फ्रेजेस आए थे जो हमारे एग्जाम के अंदर। तो वो क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर हैं। सबसे पहले क्या आता है, ब्रेक डाउन। देखो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान इमोशनली कोलैप्स हो जाता है या फिर जब कार जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। आपको अगर याद है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे पास इस तरीके की क्या है, एक
ईडियम एंड फ्रेजेस, ईडियम तो नहीं बोल सकते, फ्रेजेस वाली एक सीट है जिसमें कि हर एक चीज़ को मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा। देखो इसमें से एक फ्रेजेस ना बाहर से नहीं आए, मतलब सारे के सारे इसी में से हैं। अगर आप ब्रेक डाउन को देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, जब इंसान को इमोशनली कोलैप्स हो जाता है। आप सेंटेंस कैसे बना सकते थे कि सी ब्रोक डाउन वाइल गिविंग एविडेंस, ठीक है ना, ये चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, इसको आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लुक से जितने भी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं आपको उसमें जाना है। लुक आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा, केयर करना, ठीक है ना। तो लुक आफ्टर का मतलब हो जाएगा केयर फॉर, एंड आप लिख सकते हो कि शी हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर, ये चीज़ आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है आपके पास बियर अपॉन। बियर अपॉन अगेन आप बी वाले में देख लो, बियर ऑन या बियर अपॉन, इसका मतलब होता है रेलिवेंट होना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि योर मार्क इज हैव टू नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। हालांकि ये सेंटेंस काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं, बट आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने होंगे। फिर आती है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखोगे स्टैंड बाय, स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना या हेल्प करना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि ही प्रॉमिस टू स्टैंड बाय मी इन डिफिकल्टीज। तो ये आपकी हो गई। अभी हम एक चीज़ क्या देख रहे थे, अभी हमारा 2023 में था ना टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल, यानी कि सी टेक आफ्टर हर मदर। तो कह तो रहा हूँ आपसे कि चाहे वो 2023, 2022, 2025 या 2026, चाहे वो कहीं से भी फ्रेजेस पूछे ना, इनसे बाहर के नहीं आने के। ये वही फ्रेजेस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और बच गया, एक और क्या बच गया, इंटर इंटू। क्या ये नहीं था, अरे था भाई, लेकिन अब कितने सारे मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ, है ना। इंटर इंटू का मैं बता देता हूँ। इंटर इंटू का मतलब होता है कहीं पर पार्टिसिपेट करना, क्या करना, तो इसका मतलब होता है कहीं पर पार्टिसिपेट करना। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि पार्टिसिपेट के ऊपर हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बता देता हूँ कि वी इंटर इनटू अ कॉन्टेक्ट, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हो। तो ये था हमारा क्या, बेसिकली जो हमारे फ्रेजेस थे वो। अब हम करते हैं एरर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वापस हम अपने मेन सीट पर आ गए और अब हम अपने एरर वाले क्वेश्चन जो हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर आए थे उनको फटाफट से देख लेते हैं। कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस, मतलब कि बिना किसी अननेसेसरी चेंजेस के आपको क्या करने हैं, आपको करेक्ट करके सेंटेंसेस को लिखना। पहला सेंटेंस क्या है कि ऑल दैट गिल्टर इज नॉट गोल्ड। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो ऑल के साथ क्या आता है, ऑल इज वेल, आपने पढ़ा होगा, ऑल इज वेल यानी कि सिंगुलर आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर गिल्टर में क्या करोगे, एस यूज कर दोगे, तो ऑल गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आपको यही इतना ही करना होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं, भले मेरा 4-5 मिनट और लगेगा, बट मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप भी एग्जाम में ना ये सब चीज़ें लिखो, क्योंकि जब आप लिखोगे ना तभी आपके नंबर जो है वो मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लिखना सीखो, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे क्या कि ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस सेंटेंस को रीराइट करके लिखना होगा करेक्ट करके। फिर क्या आता है, आई आस्क हिम टू लुक इनटू द डिक्शनरी। अब देखो लुक इनटू होगा क्या, डिक्शनरी में आप देखने के लिए कहोगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप यहाँ पर इनटू की जगह इन भी यूज कर लोगे ना तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लुकअप भी हो जाएगा। लुकअप का मतलब होता है, मैंने बताया था, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो आई आस्क्ड, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो आई आस्क्ड हिम, यानी कि मैंने उससे पूछा, टू लुक। अब देखो इनटू यहाँ पे गलत है, इनटू गलत है, इसके जगह पे आप चाहे इन यूज़ करो, चाहे आप अप यूज़ कर लो, ठीक है। लुकअप या इन दोनों को ही यूज़ करोगे ना, दोनों ही करेक्ट है, तो आप जो मर्जी वो यूज़ करना। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, द डिक्शनरी। तो इस तरीके से आप क्या कर लोगे, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अगर अपने सेंटेंसेस को लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपके सारे सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अनलेस, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आ गया अगेन। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको, अगर अभी तक आपने जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन नहीं किया है, जो कि हमारा टेलीग्राम क्या है आप सभी को पता है, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम है उसके बारे में आप सभी को पता है, वो क्या है, वो है CAPF। फिर इसके बाद से आपको लिखना है अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे लिखना है AC और ये लिख देना है 2026। इसके ऊपर मैंने एक 100, ठीक है, 100 रूल वाली एक PDF शेयर करी है। उस PDF को अगर आप पढ़ते हो ना तो एक क्वेश्चन जो ग्रामर का होगा ना वो उससे बाहर नहीं जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, रिपीट हो चुके हैं। 2025 का एग्जाम्पल ले लो, ये क्वेश्चन उस PDF के 99 नंबर क्वेश्चन पे था, ठीक है ना। जो 99 नंबर वाला क्वेश्चन था वो बिल्कुल यही था, तो सेम टू सेम डिट्टो रिपीट भी हो गए। तो ये जो 100 रूल्स मैंने आपको बता रखे हैं ग्रामर के, ये तो आपको ज़रूर से पढ़ना है। उसके अंदर मैंने क्या बताया है कि 2 नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते, अनलेस नेगेटिव होता है तो इसके साथ नॉट यूज
यूज़ होगा नहीं। तो जब नॉट यूज़ होगा नहीं तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे अनलेस, ठीक है, आप लिखोगे अनलेस। अब देखो ही तो ही रहेगा, लेकिन ये डज नॉट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो डज नॉट रिमूव करके क्या लिखोगे, अनलेस ही अपोलोजाइज, ठीक है, अनलेस ही अपोलोजाइज, तो आपको लिखना होगा अपोलोजाइज। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ही शुड, बाकी पूरा का पूरा बिल्कुल डिट्टो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव आ सकता है ना, क्योंकि हमें इतना बताया गया है कि नेगेटिव सिर्फ अनलेस वाले के साथ नहीं आता, बाकी उसके बाद वाले में नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाउड, फिर ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा सिट इन द कार, ठीक है, सिट इन द क्लास। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को करेक्ट करके लिख सकते थे। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लाइक्ड यू बेटर देन मी, ही लाइक्स मी। अगेन ये वही कंपैरिजन वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ही लाइक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। देखो क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में आप पास्ट का और प्रेजेंट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पास्ट का यूज़ कर रहे हो तो आगे भी पास्ट का यूज़ करो, अगर आप प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हो तो पीछे भी प्रेजेंट का यूज़ करो। तो अगर आप चाहें तो इस पूरे सेंटेंस को पास्ट में लिखोगे तो भी सही हो जाएगा, अगर आप इस पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट में लिखोगे तो भी सही हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि ही लाइक्ड, ठीक है, ही लाइक्ड यू, ठीक है, ही लाइक्ड यू। इसके बाद अगर मैं लिखूँ बेटर देन, ठीक है, अगर मैं इसमें लिखूँ कि बेटर देन ही लाइक, ठीक है, ही लाइक्ड मी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कि ही लाइक, ठीक है, ही लाइक्स यू, और फिर मैं लिख दूँ बेटर देन, ठीक है, बेटर देन ही लाइक्स, ही लाइक्स मी, तो भी कोई गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले पूरा पास्ट में लिखा था, पूरा प्रेजेंट में लिख दिया। तो चाहे तो आप इसको पास्ट में रखो तो इसको भी पास्ट में करना पड़ेगा, अगर आप इसको प्रेजेंट में रखोगे तो इसको भी प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको करेक्ट करके लिख सकते थे। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर मैंने बताया रखा था जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था ग्रामर के कंसेप्ट तभी, कि जो आपका वन होता है, ईच होता है, याद रखना, वन हो गया, ईच हो गया, ईदर हो गया, ठीक है ना, ईदर हो गया, नीदर हो गया, ये एवरी वन हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होती है ना वो कैसे यूज़ होगी, सिंगुलर। बट यहाँ पर इसने प्लूरल यूज़ कर रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगुलर करना पड़ेगा। और एक कंसेप्ट ये होता है कि ऑफ के बाद, ऑफ के बाद जो ये आता है ना, ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ऑफ के पहले वाला। तो ऑफ के पहले क्या है, वन, वन आपका सब्जेक्ट है, और वन कितना है, एक है, मतलब कि सिंगुलर है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि वन, ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे वन ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इज नहीं होगा, इज की आर नहीं होगा, आर की जगह क्या होगा, इज होगा, इज हो जाएगा। फिर आप लिखोगे वेरी रिच एंड प्रॉस्परस, जो भी है वो लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको क्या करने होते हैं, आपको आपके ग्रामर के क्वेश्चन करने होते हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव कि मैंने जो 2025 के ग्रामर के कंसेप्ट आपको बताए, समझाए, वो आपको कहीं ना कहीं समझ में आए होंगे। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हमें सॉल्व कैसे करना पड़ता है, लिखना कैसे पड़ता है। बाकी मैंने आपको ये रीराइट द सेंटेंस कराए, एक बार आप बताना कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपको चीज़ें समझ में आई, कोई भी और फर्दर इंप्रूवमेंट चाहिए, आप चाहते हो कि थोड़ी और साफ साफ हैंड राइटिंग में आपको लिखूँ, चीज़ों को प्रोवाइड करूँ, तो आप बता सकते हो। जो भी आपके सजेशंस वगैरह होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ये भी बता सकते हो कि वीडियो आपको लगी कैसे। ऑलमोस्ट 40 मिनट की वीडियो हो गई है, बट कोई नहीं, देखो इतनी लेंथ तो जाएगी ही वीडियो की, क्योंकि हम ये यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं, और करने हैं तो टाइम लगेगा। अदरवाइज़ ये 5-10 मिनट में भी हो सकते हैं, मैं लिख के लाऊंगा, बस आपको एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने इस पूरे के पूरे सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। आज 2025 का किया, फिर 2024, 23, 22, 21, 10, ऐसे करके हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको सारी ही चीज़ें समझ में आई हो। जैसी भी लगी हो एक बार आप कमेंट करके बता देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।